हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2। सबसे पहले बात करते हैं कि यूनिट नंबर 2 के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये हमारा यूनिट नंबर 2 का सिलेबस है अकॉर्डिंग टू द एकेडीयू यूनिवर्सिटी। तो इस यूनिट के अंदर हमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट चैप्टर है फंक्शन और सेकंड चैप्टर है बुलियन अलजेब्रा। आज हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन। देखिए, फंक्शन के अंदर पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, यानी कि यहां पर हम समझेंगे कि एक्चुअल में फंक्शन होता क्या है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। तो इन दोनों टॉपिक को आज ही हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहां पर आएगा ऑपरेशन ऑन फंक्शन, जहां पर हम कंपोजिट फंक्शन पढ़ेंगे और इसमें लास्ट टॉपिक होगा ग्रोथ ऑफ फंक्शन। तो जब हमारा फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बुलियन अलजेब्रा। तो आज हमें स्टार्ट करना है फंक्शन को। तो आज हमारा यूनिट नंबर 2 का फर्स्ट लेक्चर है और फंक्शन का भी फर्स्ट लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर का हमारा टारगेट क्या है? आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ फंक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। देखिए, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं फंक्शन की, तो ये चैप्टर आप ऑलरेडी क्लास 11th और 12th में पढ़ भी चुके हैं। यहां पर हमें कुछ भी अलग नहीं पढ़ना है। जो आप ऑलरेडी क्लास 11th और 12th में पढ़ चुके हैं उसी को हमें यहां पर भी पढ़ना है। तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग पढ़ चुके हैं तो हम बेसिक से स्टार्ट नहीं करेंगे। हम फंक्शन को एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। दूसरी बात, फंक्शन से पहले हम सेट रिलेशन पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 1 के अंदर। तो देखिए, यूनिट नंबर 2 को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप पहले यूनिट नंबर 2 को अच्छे से पढ़िए, उसको समझिए, उसके बाद आपको यूनिट नंबर 2 भी आसानी से समझ में आ जाएगी। क्योंकि यूनिट नंबर 2 यूनिट नंबर 1 से ही क्या है, लिंक है। क्योंकि सेट, रिलेशन और फंक्शन आप जानते हैं कि ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हमें सबसे पहले देखना है कि फंक्शन क्या है, व्हाट इज फंक्शन, है ना। फंक्शन को समझना है, इंपॉर्टेंट है। फंक्शन अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आगे के टॉपिक भी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो देखिए फंक्शन, ध्यान दीजिए यहां पर लेट ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट। तो फंक्शन को समझने के लिए हम पहले क्या करते हैं, 2 नॉन एम्प्टी सेट हमें लेने हैं, ए और बी। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब है कि सेट ए और सेट बी में कम से कम एक एक एलिमेंट होना चाहिए। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, अब फंक्शन, अब यहां पर देखिए इसको, ये रिप्रेजेंटेशन है फंक्शन की, है ना। आप ऑलरेडी जानते होंगे लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। इस तरह से हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रीड कैसे करेंगे आप? f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यानी कि ये फंक्शन सेट ए से सेट बी में डिफाइन है। और आपको याद होगा इसी तरीके से हम रिलेशन को भी डिफाइन करते थे। r इज द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, है ना। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जरूरी नहीं कि आपको 2 सेट दिए हो, हम रिलेशन को और फंक्शन को एक सेट पे भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना। जैसे रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। अब थोड़ा आगे देखिए, इज अ रिलेशन, इसका मतलब देखो इतनी लाइन से हमें ये बात तो समझ में आ रही है कि फंक्शन इज अ रिलेशन, यानी कि फंक्शन क्या होता है, रिलेशन ही होगा। फंक्शन इज ऑल्सो अ रिलेशन। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। क्या ऐसा हमेशा नहीं है? मेरी बात को समझिए। देखिए फंक्शन रिलेशन हमेशा होगा ये तो कंफर्म है। फंक्शन इज ऑलवेज अ रिलेशन, बट रिलेशन इज नॉट ऑलवेज फंक्शन। यानी कि हम सभी फंक्शन को रिलेशन तो कह सकते हैं लेकिन हम सभी रिलेशन को फंक्शन नहीं कह सकते। और इस पॉइंट को मैंने यहां पर लिखा भी है, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। बात समझ में आ गई? इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपने रिलेशन पढ़ा है तो आपको फंक्शन भी आसानी से समझ में आएगा। तो यहां पर इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि हम कौन सी रिलेशन को फंक्शन कह सकते हैं। भाई सभी रिलेशन को फंक्शन नहीं कह सकते लेकिन कुछ रिलेशन को तो फंक्शन कह सकते हैं। तो हमें यहां पर वही चीज समझनी है कि कौन सी रिलेशन को फंक्शन कहा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर, तो अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज अ रिलेशन और मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब ये फंक्शन हम सेट ए से सेट बी में डिफाइन कर रहे हैं। तो मैंने यहां पर एग्जांपल के लिए सेट ए और सेट बी को ले लिया है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट भी ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने सेट ए के अंदर एलिमेंट ले लिए x1, x2 और x3। यहां पर मैंने केवल 3 एलिमेंट को कंसीडर किया है, बाकी हम कितने भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? देखिए क्या लिखा है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यानी कि जो हमारा फंक्शन है वो एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सच दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए
इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि ये एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या है, एग्जैक्टली वन एलिमेंट के साथ, एक एलिमेंट केवल एक ही एलिमेंट के साथ क्या करना चाहिए, रिलेट करना चाहिए। तो मैं यहां पर मान लेता हूं, मैंने यहां पर एलिमेंट ले लिया पहला fx1, और x1 जो है वो fx1 के साथ क्या करता है, रिलेट करता है। x2 रिलेट करता है fx2 के साथ, तो हमारा जो x2 है वो fx2 के साथ रिलेट कर रहा है, x3 रिलेट कर रहा है fx3 के साथ, x3 रिलेट कर रहा है fx3 के साथ, और यहां पर मैं एक एलिमेंट और लिख लेता हूं fx4। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या ये फंक्शन है, बिल्कुल है। क्यों, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आप ध्यान से देखो, सच दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, देखो यहां पर कोई एलिमेंट खाली नहीं बचा, सभी एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं, सभी एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं किसके साथ में, सेट बी के एलिमेंट के साथ में, है ना। तो इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन, और दूसरी बात, सभी एलिमेंट केवल एक ही एलिमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। अगर सोचो यहां पर, अगर ये x1 fx1 के साथ भी रिलेट कर जाता और fx2 के साथ भी रिलेट कर जाता, तो क्या ये फंक्शन होता, नहीं होता। क्यों, क्योंकि यहां पर लिखा है एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट के साथ रिलेट करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि x1 केवल एक ही के साथ रिलेट कर सकता है, x2 भी एक के साथ कर सकता है, और x3 भी एक ही के साथ कर सकता है ना। तो यहां पर आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी कि पहली बात, सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, यानी कि यहां पर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका रिलेशन इधर ना हो, सबका होना चाहिए, ईच एंड एवरी। दूसरा, एक एलिमेंट का रिलेशन केवल एक ही एलिमेंट के साथ होना चाहिए, तभी हम इसको क्या कह सकते हैं, फंक्शन कह सकते हैं। और यहां पर एक और ध्यान दीजिए, यहां पर एक एलिमेंट खाली बचा है सेट बी के अंदर, है ना, सेट बी के अंदर एक एलिमेंट क्या बचा है, खाली बचा है। तो सेट बी के अंदर खाली एलिमेंट बच जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेट ए के अंदर नहीं बचना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर समझिए कि fx1 इज कॉल्ड इमेज ऑफ x1। ये जो fx1 है, देखिए x1 रिलेट कर रहा है fx1 के साथ, तो ये जो fx1 है ये x1 की क्या है, इमेज है। सिमिलरली fx2 x2 की इमेज है, fx3 x3 की इमेज है, और जो x1 है वो प्री इमेज है इसकी। fx1 की प्री इमेज क्या है, x1, fx2 की प्री इमेज क्या है, x2, fx3 की प्री इमेज क्या है, x3। तो यहां पर लिखा है fx1 इज कॉल्ड इमेज ऑफ x1 while x1 इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ fx1। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान से समझना। अब एक बात यहां पर समझिए, इसका मतलब ये हुआ, अब देखो हम शॉर्ट में समझते हैं व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन का मतलब ये कि सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, सबकी इमेज सेट बी में होनी चाहिए, यानी कि यहां जितने भी एलिमेंट है सबकी इमेज सेट बी में होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, एक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, यानी कि सभी एलिमेंट की इमेज यूनिक होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा किसी भी मैपिंग को हम फंक्शन कब कह सकते हैं। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने यहां पर कुछ मैपिंग के डायग्राम बनाए हैं, है ना। ये हमारे पास मैपिंग है, रिलेशन की मैपिंग है। हमें ये चेक करना है इसमें से कौन सी मैपिंग फंक्शन की है और कौन सी मैपिंग फंक्शन की नहीं है। देखिए ये सभी मैपिंग रिलेशन की है, रिलेशन तो ये सब है, लेकिन ये सब फंक्शन नहीं है, ये सब फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। देखिए समझते हैं इस बात को। सबसे पहला इसको चेक करते हैं, क्या ये फंक्शन की मैपिंग है। ये हमारे पास है सेट ए और ये हमारे पास है सेट बी। क्या ये फंक्शन की मैपिंग है, देखते हैं, चेक करते हैं। देखो सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी इमेज सेट बी में ना हो, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि सभी एलिमेंट की इमेज सेट बी के अंदर है, मतलब इधर कोई एलिमेंट खाली नहीं है। दूसरी कंडीशन ये है कि एक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। तो देखो 1 की भी एक इमेज है ए, 2 की भी एक ही इमेज है, 3 की भी एक ही इमेज है। इसका मतलब हम कंफर्म हो गए कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। देखिए सेट बी में सबकी प्री इमेज हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इधर सबकी इमेज होनी चाहिए और यूनिक इमेज होनी चाहिए, तभी वो फंक्शन कहलाएगा। इसमें देखते हैं, ये हमारे पास सेट ए और ये हमारे पास सेट बी। क्या यहां पर कोई एलिमेंट खाली दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। क्या एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, देखो 1 की भी एक है, 2 की भी एक ही इमेज है, 3 की भी एक ही इमेज है, ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये भी फंक्शन है। इसको चेक करते हैं, ये सेट ए और ये सेट बी। देखो जरा ध्यान से, क्या यहां पर कोई एलिमेंट खाली बचा, नहीं बचा, सबकी इमेज है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब देखते हैं कि क्या सबकी यूनिक इमेज है। देखो 1 की भी यूनिक है इमेज, 2 की भी यूनिक है, 3 की भी यूनिक है, यानी कि इट इज ऑल्सो ए फंक्शन। तो ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन की मैपिंग है। आगे चलते हैं, और यहां पर एरो भी लगा देना, इधर से इधर जाएगा एरो।
है ना, ये लीजिए। तो ये तीनों फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको देखते हैं, देखो क्या यहां पर कोई एलिमेंट खाली है? बिल्कुल खाली नहीं है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्या सबकी इमेज यूनिक है? चेक करते हैं। देखो 1 की एक ही इमेज है ए, 2 की भी एक ही इमेज है बी, और 3 की भी एक ही इमेज है बी, और 4 की भी एक ही इमेज है सी। इसका मतलब सबकी इमेज यूनिक है। सबकी इमेज क्या है? यूनिक है। किसी, देखिए यूनिक इमेज होने का मतलब है कि एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे ये 1 है, 1 की अगर मान लीजिए 1 से एरो ए पर भी जाता और 1 से एरो बी पर भी चला जाता तो फिर ये फंक्शन नहीं होता। तो यहां पर तो सबकी यूनिक इमेज है, इसका मतलब ये भी क्या है? फंक्शन है। ये भी क्या है? फंक्शन है। देखिए इमेज यूनिक होनी चाहिए। अगर आप प्री इमेज की बात करेंगे तो बी की जो प्री इमेज है वो यूनिक नहीं है, लेकिन हमने बात करनी है इमेज की, प्री इमेज की नहीं करनी है। तो ये भी हमारा क्या है? इट इज ऑल्सो अ फंक्शन। ये भी फंक्शन है। इसको चेक करते हैं, क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देखो सेट ए के अंदर एक एलिमेंट खाली बचा है 4, जिसकी कोई इमेज नहीं है, तो ये तो फंक्शन नहीं है। क्लियर है? यहां पर चलते हैं, क्या ये फंक्शन है? इसको चेक करिए, क्या फंक्शन है या नहीं है। देखिए ये सेट ए, ये सेट बी। देखो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि सबकी इमेज उधर है, लेकिन क्या दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? क्या सबकी यूनिक इमेज है? तो नहीं है। देखो 1 की दो इमेज है, ए भी है और बी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन की मैपिंग नहीं है। इसको समझो जरा ध्यान से, क्या ये फंक्शन है? देखो सभी की इमेज है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन दूसरी कंडीशन यहां पर भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट 2 की दो इमेज है, तो यानी कि इमेज यूनिक नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ये भी फंक्शन नहीं है। लास्ट वाला देखिए जरा, लास्ट वाला, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। क्या ये फंक्शन है? चेक करिए। देखो यहां पर कोई एलिमेंट खाली नहीं बचा, सबकी इमेज उधर है। इसका मतलब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। क्या सभी की इमेज यूनिक है? हाँ यूनिक है। देखो भाई 1 की भी एक ही इमेज है ए, 2 की भी एक ही इमेज है ए, और 3 की भी एक ही इमेज है ए। यानी कि भले ही इन तीनों की इमेज कॉमन है, लेकिन तीनों की है तो यूनिक ना। तीनों की क्या है? यूनिक है। भाई 1 के पास दो इमेज तो नहीं है ना, 1 के पास एक ही इमेज है ए, 2 के पास भी एक ही है, 3 के पास भी एक ही है, यानी कि अगेन इट इज अ फंक्शन। तो मेरे ख्याल से इतनी मैपिंग देखने के बाद आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज फंक्शन। समझ में आ गया? तो एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, बट एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। क्योंकि देखिए रिलेशन तो जैसे हमने पढ़ा था, रिलेशन क्या होता है एक्चुअल में। देखिए जब आपके अगर आप दो सेट में रिलेशन डिफाइन करते हैं तो जो रिलेशन है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, यानी कि ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब रिलेशन के अंदर कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, ऑल कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। तो ये सब जितने भी मैंने यहां पर डायग्राम बनाए ना, ये सब रिलेशन को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन फंक्शन को सब रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशन को ही हम फंक्शन कहते हैं, और वो कंडीशन क्या है वो मैंने आपको बता दी। तो ये तो तरीका था कि मैपिंग को देख के हम कैसे बताएंगे कि कोई भी रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। और भी बहुत सारे तरीके हमारे पास जिससे हम बता सकते हैं कि जो हमारे रिलेशन है, गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज फंक्शन। अब यहां पर सबसे पहले बात करते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी फंक्शन की डोमेन क्या होगी, कोडोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। चलिए इसको समझते हैं जरा ध्यान से। देखिए तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं यहां पर दो सेट बना लेता हूं, है ना, एक सेट ए और एक सेट बी। सेट ए एंड सेट बी, ये हमारा सेट ए आ गया, और इधर मैं बना लेता हूं सेट बी। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, दिस इज सेट बी, सेट ए एंड सेट। अब यहां पर सेट ए के अंदर भी कुछ एलिमेंट होंगे, सेट बी के अंदर भी कुछ एलिमेंट होंगे। तो मैं यहां पर सेट ए के अंदर एलिमेंट ले लेता हूं 1 2 3 एंड 4, ये मेरे सेट ए के एलिमेंट है। अब यहां पर भी मैं कुछ एलिमेंट ले लेता हूं ए बी सी डी एंड ई, यहां पर मैंने 5 एलिमेंट ले लिए। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए मैपिंग पर। मान लेते हैं 1 इज रिलेटेड टू ए, यानी कि ए की इमेज क्या है, 1 की इमेज क्या है, ए। 2 इज रिलेटेड टू बी, 2 की इमेज क्या है, बी है। 3 इज रिलेटेड टू सी, 3 की इमेज हो गई सी।
एंड 4 इज रिलेटेड टू डी। जरूरी नहीं कि ऐसा ही बनाए, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 इज रिलेटेड टू सी एंड 3 इज रिलेटेड टू ए। मतलब इधर सबका रिलेशन होना चाहिए, इधर सबका रिलेशन उधर होना चाहिए और यूनिक इमेज होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट ये। अब यहां पर बात करते हैं, ये तो हमारा सेट ए हो गया, ये हमारा सेट बी हो गया। अब यहां पर हमें समझना है कि एक्चुअल में डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है एंड रेंज क्या है। तो ये जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, कोडोमेन क्या होगी, इस बात को जरा समझते हैं। देखिए डोमेन का मतलब है क्या, डोमेन का मतलब है इनपुट, डोमेन का मतलब है इनपुट, यानी कि किसी भी फंक्शन में आप क्या इनपुट दे रहे हैं। और रेंज का मतलब है आउटपुट। अब यहां पर जरा मेरी बात को समझिए, अगर ये फंक्शन ए से बी में डिफाइन है तो जो सेट ए है, ये जो सेट ए है ये एक्चुअल में डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो फंक्शन की डोमेन कहलाएगी, यानी कि इस फंक्शन की डोमेन क्या है, 1 2 3 4। अच्छा, अब ये जो सेट बी है, सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है, सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है ये होगा सेट की कोडोमेन। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या है। तो डोमेन सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट आते हैं वो डोमेन हो गया, और सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट आते हैं वो कोडोमेन हो गया। अब बात करते हैं कि रेंज क्या होगी, है ना। चलिए मैं यहां पर लिख भी देता हूं। तो डोमेन, तो फंक्शन की डोमेन क्या होगी, तो हमारे पास जो फंक्शन है उसकी डोमेन क्या है, ध्यान दीजिएगा, फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो यहां पर फंक्शन की डोमेन है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, उसके बाद बात करते हैं कोडोमेन की। तो जो फंक्शन की कोडोमेन है उसको मैं यहां पर लिखता हूं कोडोमेन। तो फंक्शन की कोडोमेन होगी a, b, c, d, e। दिस इज द कोडोमेन। तो डोमेन हमें पता चला, कोडोमेन हमें पता चला। अब हम बात करते हैं रेंज की, कि फंक्शन की रेंज क्या होगी, है ना। इस फंक्शन की रेंज क्या होगी। देखिए रेंज का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, रेंज आप कह सकते हैं सेट ऑफ इमेजेस, यानी कि रेंज क्या है, सेट ऑफ इमेजेस। देखो यहां पर 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है और 4 की इमेज डी है। ई किसी की भी इमेज नहीं है, इसका मतलब ई जो है वो रेंज में नहीं आएगा। तो रेंज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ए, बी, सी, डी, यानी कि ऐसा एलिमेंट सेट बी का वो एलिमेंट जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है वो आपका रेंज के अंदर नहीं आएगा। तो रेंज के अंदर केवल वो एलिमेंट आएंगे जो सेट ए के एलिमेंट के साथ क्या है, रिलेटेड है। बात समझ में आ गई। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, ये इनपुट है। आप जब किसी फंक्शन में 1 डालोगे तो आपको ए मिलेगा, तो यानी कि ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, है ना। तो 2 अगर एंटर करते हो तो बी मिलेगा, 3 को एंटर करते हो तो सी मिलेगा और 4 को एंटर करते हो तो डी मिलेगा। इसका मतलब ये आपका आउटपुट है, और जो आउटपुट होता है किसी फंक्शन का वही हमारी रेंज होती है। देखिए किसी भी फंक्शन के अंदर जो इनपुट होता है वो डोमेन है और जो आउटपुट होगा वो रेंज है। जैसे मैं यहां पर एक मान लीजिए कोई फंक्शन मैं यहां पर लिखता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहां पर जितनी भी वैल्यू x की होंगी वो इनपुट कहलाएंगी, यानी कि डोमेन कहलाएगी। और x की वैल्यू को पुट करने के बाद जो आपको y की वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, रेंज। तो यानी कि x की सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x डोमेन कहलाएगा और सेट ऑफ वैल्यू ऑफ y रेंज कहलाएगा। तो मेरे ख्याल से यहां से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है। अब यहां पर एक और बात हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं इस तरीके से, ए फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसका मतलब यहां पर सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो डोमेन को रिप्रेजेंट करेंगे और सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो कोडोमेन को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फंक्शन के डोमेन क्या है तो आप कहेंगे सेट ए, और इस फंक्शन की कोडोमेन क्या है तो आप कहेंगे सेट बी। अब डोमेन एंड कोडोमेन ये आपको अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग दी होती हैं। जैसे मैं यहां पर अब 2-4 फंक्शन आपको लिख करके दिखाता हूं और उसमें आपको बताता हूं कि क्या डोमेन होगी और क्या रेंज होगी। देखिए मैंने मान लीजिए यहां पर लिखा f इज ए फंक्शन। देखिए इस तरह से आपको क्वेश्चंस में फंक्शन लिखे हुए मिलेंगे। r फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम सेट r टू सेट r। अब यहां पर r का मतलब समझते हो क्या है, r मतलब रियल नंबर, r क्या है, रियल नंबर। अब मैं आपसे पूछूं कि इस फंक्शन की डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या है, तो देखो इस फंक्शन की डोमेन भी रियल नंबर है, इस फंक्शन की कोडोमेन भी रियल नंबर है। बोलो बात समझ में आ गई, डोमेन भी रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज डोमेन
और ये हमारे पास क्या है, दिस इज कोडोमेन। कोडोमेन, बात समझ में आ गई। अब ये फंक्शन और भी कई तरीके से लिखे हुए आपको मिलेंगे, है ना। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं फंक्शन, इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब क्या है, यानी कि ये जो फंक्शन f है, इसकी जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है ना। कई बार यहां पर एक साइड में तो n लिख देंगे, एक साइड में r लिख देंगे, यानी कि इस तरह से भी लिख के दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन की डोमेन तो नेचुरल नंबर है, लेकिन रेंज नहीं, कोडोमेन रियल नंबर है ना। तो यहां पर और भी चेंजेस यहां पर कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है, लेकिन कोडोमेन पॉजिटिव रियल नंबर है। अब देखो यहां पर स्टैंडर्ड जो सेट है, जब हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया था, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो हमारा पहला ही लेक्चर था, है ना, उसमें मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था, जहां पर मैंने आपको सभी जो स्टैंडर्ड सेट होते हैं, नेचुरल नंबर का सेट, रियल नंबर का सेट, है ना, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कौन कौन से एलिमेंट उनके अंदर आते हैं, ये सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर स्टूडेंट की सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। क्यों? क्योंकि वो इस चीज पे ध्यान नहीं देते, और ये आप देखोगे हर क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है। कुछ क्वेश्चन के अंदर इसका यूज नहीं होता, लेकिन कुछ क्वेश्चन के अंदर इसी का यूज होता है सबसे ज्यादा। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे, है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन को देख के आपको ये पता चल जाना चाहिए कि फंक्शन की डोमेन क्या है और फंक्शन की कोडोमेन क्या है। आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट नीचे लिखा हुआ है कि अगर सेट ए के अंदर m नंबर ऑफ एलिमेंट है और सेट बी के अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो कितने फंक्शन हम ए से बी में बना सकते हैं। यानी कि जैसे ये यहां पर अगर सेट ए में m एलिमेंट लिखे हैं और सेट बी में n एलिमेंट लिखे, इसके अंदर अगर m है और इसके अंदर n है, तो हम कितने तरह के फंक्शन यहां से बना सकते हैं, यानी कि कितने फंक्शन हम यहां से बना सकते हैं। देखो ऐसा नहीं कि ये एक ही फंक्शन यहां पर पॉसिबल है। आप इस वन को देखो, इस वन को आप ए के साथ रिलेट ना करके बी के साथ रिलेट कर दो, टू को ए के साथ रिलेट कर दो, तो अलग फंक्शन बन जाएगा। यानी कि हमें यहां पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन बताने हैं कि ए सेट से बी सेट में हम कितने फंक्शन बना सकते हैं अगर हमें ए और बी के क्या दे रखे हो, एलिमेंट दे रखे हो। तो देखिए फॉर्मूला है यहां पर, नंबर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, n की पावर m। n की पावर m, n क्या है, सेट बी के एलिमेंट, और m क्या है, सेट ए के एलिमेंट। यानी कि अगर इस फॉर्मूले को मैं इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई करूं तो कितना आंसर आएगा, जरा ध्यान दो। यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5, n की वैल्यू है 5, है ना, n की वैल्यू है 5, और m की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4, यानी कि 5 की पावर 4। और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यानी कि यहां पर इतने नंबर ऑफ फंक्शन क्या है, पॉसिबल है। बात समझ में आ गई? क्या ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ इंपॉर्टेंट है, और लेकिन यूनिवर्सिटी एग्जाम में जनरली इसके ऊपर बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, कभी कभी पूछा जा सकता है 2 नंबर में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं। जैसे आप गेट का अगर एग्जाम देते हैं तो गेट के एग्जाम में कई बार इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे गेट का एग्जाम है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछ सकते हैं 2 नंबर में, है ना, कि आपको दे देंगे सेट ए में इतने एलिमेंट है, सेट बी में इतने एलिमेंट है, और बताइए हम टोटल फंक्शन कितने बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, और कितने हम फंक्शन बना सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। तो अभी तक हमने क्या समझा कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, और रेंज क्या है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन की। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन आप 2 टाइप के पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। जैसे आपने अगर क्लास 11th में जब आपने फंक्शन पढ़ा होगा तो वहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन टॉपिक वहां पर भी होता है, और वहां पर हम फंक्शन का क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ, जैसे कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, ये हम पढ़ते हैं क्लास 11th में। लेकिन क्लास 12th में जो आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं फंक्शन का, वो पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग। तो अब एक चीज मेरी बात को ध्यान से सुनिए, हम यहां पर क्या पढ़ने वाले, हमारे सिलेबस में कौन सा वाला क्लासिफिकेशन है, तो हम यहां पर पढ़ेंगे मैपिंग वाला क्लासिफिकेशन। हम यहां पर लॉगरिथमिक या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हमें क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग। तो यहां पर जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो किसके बेसिस पर पढ़ेंगे, मैपिंग के बेसिस पर पढ़ेंगे। मैपिंग क्या होती है, ये जो मैंने अभी तक आपको सारे डायग्राम बना के दिखाए, ये सब मैपिंग ही तो है। इसी के बेसिस पर हमें क्या करना है,
इसी के बेसिस पर हमें फंक्शन को क्लासिफाई करना है। तो मैपिंग के बेसिस पर कौन कौन से फंक्शन होते हैं जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम यहां पर पढ़ेंगे वन वन फंक्शन, जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ये सब हमें आज ही कंप्लीट करने हैं, छोटे छोटे टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है और इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। इनके ऊपर जो बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, वो यूनिवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहां से कम एक क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन तो 100% यहां से आएगा ही, और एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो समझते हैं इसको जरा। सबसे पहले पढ़ेंगे वन वन फंक्शन, या जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, समझेंगे अभी। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे यहां पर मैनी वन फंक्शन। देखो सीधी सी बात है, आप अच्छे से जानते होंगे कि जो फंक्शन वन वन नहीं होता उसको हम मैनी वन कहते हैं, है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑन टू फंक्शन, और जो ऑन टू नहीं होता उसको इनटू कहते हैं। तो एक्चुअल में स्टार्टिंग में जो 4 फंक्शन लिखे हैं ये 2 ही है ना भाई। कोई फंक्शन अगर वन वन नहीं है तो मैनी वन होगा, ऑन टू नहीं है तो इनटू होगा, है ना। और वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, और ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ये सब आप पढ़ चुके हैं, फिर भी हम यहाँ एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे वन वन ऑन टू फंक्शन। देखो इसका मतलब क्या है, ऐसा फंक्शन जो वन वन भी है और ऑन टू भी है तो उसको वन वन ऑन टू कहेंगे, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यही है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी में। वन वन ऑन टू फंक्शन, जिसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अब ये कोई नया फंक्शन नहीं है, ये कोई नया फंक्शन नहीं है। अगर कोई फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है तो उसी को हम वन वन ऑन टू कहते हैं। उसके बाद देखो क्या है नेक्स्ट, वन वन इंटू फंक्शन, मतलब ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और इंटू भी हो, उसको वन वन इंटू फंक्शन कह देंगे, है ना। मैनी वन ऑन टू, यानी कि ऐसा फंक्शन जो मैनी वन है और ऑन टू भी है, उसको मैनी वन और ऑन टू फंक्शन कह देंगे। और मैनी वन इंटू, यानी कि ऐसा फंक्शन जो मैनी वन भी है और इंटू भी है, उसको मैनी वन और इंटू हम कह देंगे। तो यहां पर एक्चुअल में हमें स्टार्टिंग के जो 5 है, स्टार्टिंग के जो 5 है, इनको अच्छे से पढ़ना है ना। लास्ट वाले जो 3 है ये इन्हीं के बीच में आ जाएंगे, इन्हीं के बीच में आ जाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, वन वन फंक्शन, यानी कि पहला फंक्शन को स्टार्ट करेंगे वन वन फंक्शन। तो समझते हैं कि व्हाट इज वन वन फंक्शन। ध्यान दीजिए, वन वन फंक्शन या वन टू वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन एक ही बात है। अब समझते हैं यहां पर इसका मतलब क्या है। देखो डेफिनेशन देखो, ए फंक्शन, अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन है। तो एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इस सेट टू बी वन वन। हम इस फंक्शन को वन वन कह सकते हैं कब, इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए। पहले मैं ए सेट के अंदर एलिमेंट लिख लेता हूं। मैंने यहां पर लिख दिया 1, यहां पर मैंने लिख लिए 1 2 3 4। तो इसके अंदर कितने डिफरेंट एलिमेंट है, इसके अंदर 4 डिफरेंट एलिमेंट्स है ना। इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी, यानी कि यहां पर डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए सेट बी के अंदर। जैसे यहां पर मैंने एलिमेंट ले लिए ए बी सी एंड डी, है ना। और 1 की इमेज मान लेते हैं, 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है और 4 की इमेज डी है। तो आपने देखा कि यहां पर सेट ए के जितने भी डिफरेंट एलिमेंट थे, है ना, उन सभी की इमेज डिफरेंट है। यहां पर क्या है, सभी की इमेज डिफरेंट है। आप देख सकते हैं 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है, 4 की इमेज डी है। देखो ये फंक्शन वन वन कब नहीं होता, अगर मान लो सिचुएशन ऐसी हो जाती, जैसे यहां पर 1 2 3 हो गया और मान लो यहां पर ए बी सी हो गया, है ना। 1 हमारा रिलेट कर गया ए के साथ में, 2 भी रिलेट कर गया ए के साथ में, 3 रिलेट कर गया बी के साथ में, तो फंक्शन तो ये भी है भाई। यहां पर देखो ना, फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के साथ रिलेटेड है और सबकी इमेज यूनिक भी है। लेकिन 1 और 2 की इमेज क्या है, सेम है। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी, यानी कि कोई भी 2 एलिमेंट की इमेज सेम नहीं होनी चाहिए। 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट की इमेज क्या नहीं होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, वन वन हो गया। दिस फंक्शन इज वन वन, है ना। या फिर हम ऐसे भी बना सकते हैं 1 2 3 और इधर मैंने बना दिया ए बी सी डी। तो यहां पर 1 की इमेज ए होगी, 2 की इमेज बी होगी, 3 की इमेज क्या हो गई, सी होगी। अगेन इट इज अ वन वन फंक्शन। तो ऐसा नहीं है कि वन वन फंक्शन में सेट बी में कोई एलिमेंट खाली नहीं हो सकता है। देखो ये दोनों ही डायग्राम फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। देखो ये भी फंक्शन है, क्यों, क्योंकि सारे एलिमेंट की इमेज उधर है। दूसरा, सारे एलिमेंट की इमेज उधर है ना, और सभी एलिमेंट की यूनिक इमेज है। लेकिन साथ ही साथ सभी एलिमेंट की डिफरेंट इमेज भी है, इसलिए ये फंक्शन क्या है, वन वन फंक्शन है।
तो ये दोनों फंक्शन कैसे हैं, 1 1 है। बात समझ में आ गई, दोनों ही फंक्शन 1 1 है। तो मेरे ख्याल से आपको अब 1 1 फंक्शन समझ में आ गया होगा। तो इस बस आपको इतना ही समझना था कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी, डिफरेंट इमेजेस इन बी। देखो अब यहां पर बात को, ये तो हमें मैपिंग से समझ में आ गया, लेकिन जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हम क्वेश्चन में कैसे शो करेंगे कि जो क्वेश्चन है वो, उसमें जो फंक्शन दिया है वो फंक्शन 1 1 है। तो देखो 1 1 शो करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना। एक तरीका तो ये है कि मैपिंग से शो कर दे, जैसे ये मैपिंग हमने बना रखी है, इससे हम शो कर सकते हैं कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है। दूसरा, हमारे पास और भी कई तरीके होते हैं, जिसमें से एक यहां पर लिखा हुआ इंपॉर्टेंट, जिसका हम यूज सबसे ज्यादा करेंगे, है ना। तो हम यहां पर जनरली 2 ही मेथड का यूज करेंगे किसी भी फंक्शन को 1 1 शो करने के लिए। कौन कौन से 2 मेथड होंगे, एक तो मैपिंग का और दूसरा यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से समझो क्या है ये मेथड। दस एफ फ्रॉम ए टू बी इज 1 1, कोई भी फंक्शन हमारे पास 1 1 होगा इफ एंड ओनली इफ। देखो कब, ध्यान देना, कोई भी फंक्शन को हम 1 1 कह सकते हैं, कब कह सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, fx1 को fx2 के इक्वल रखना होगा, है ना। और इक्वल रखने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर आपको x1 इक्वल टू x2 मिल जाता है ना, फॉर ऑल x1, अब यहां पर जो x1 x2 है ना, ये सेट ए के अंदर के एलिमेंट है। अगर आपको x1 इक्वल टू x2 मिल जाता है तो आप कहेंगे कि आपका जो गिवन फंक्शन है वो 1 1 है। तो देखो कितना आसान है, किसी भी फंक्शन को 1 1 प्रूव करना बहुत आसान है। बस आपको क्या करना है, fx1 को fx2 के इक्वल रखना है और सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर आपको x1 इक्वल टू x2 मिल जाता है तो आपका गिवन फंक्शन 1 1 है, नहीं तो गिवन फंक्शन 1 1 नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी फंक्शन को 1 1 कैसे प्रूव करना है, एक तो मैपिंग से और एक ऐसे। और भी कई तरीके होते हैं 1 1 प्रूव करने के, लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में यूज करने हैं और जो आसान है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, देखिए फिर से एक इंपॉर्टेंट नोट है ना। तो इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है, जो यहां पर मैंने लिखा है नोट, तो यहां से यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसके चांसेस तो कम ही है, लेकिन इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन गेट में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए क्या है ये फॉर्मूला। अगर मान लो सेट ए के अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, m नंबर ऑफ एलिमेंट, और सेट बी के अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने बनेंगे। हमने वहां पर बात करी थी कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे, और यहां पर हम बात कर रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने बनेंगे। देखिए सभी फंक्शन 1 1 नहीं हो सकते, हाँ सारे 1 1 फंक्शन तो फंक्शन ही होंगे। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने बनेंगे, उसके लिए मैं यहां पर फॉर्मूला आपको लिख देता हूं, है ना, याद कर लेंगे। तो हो सकता है बाई चांस अगर क्वेश्चन आ ही जाए 2 नंबर में, तो आसानी से आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका यहां पर फॉर्मूला होता है NPM, P मतलब परम्यूटेशन, है ना। तो यहां पर ये फॉर्मूला होता है, परम्यूटेशन का फॉर्मूला यहां पर आपको लगाना पड़ेगा, और ये फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल। इसके ऊपर बेस्ड गेट में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, और कुछ नहीं होता, सीधे डायरेक्ट वैल्यू पुट करो आंसर आ जाता है। तो ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको ये 1 1 फंक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूं जो आपसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, सो दैट द फंक्शन, देखिए यहां पर जो फंक्शन है हमारा ये है, इस फंक्शन की डोमेन भी n है और इस डोमेन n है, हाँ ठीक है, डोमेन n है और कोडोमेन भी n है, यानी कि यहां पर डोमेन और कोडोमेन दोनों ही नेचुरल नंबर हैं। क्लियर है। चलिए, हालांकि यहां पर हम इसका यूज नहीं करेंगे, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। फंक्शन क्या लिखा है, तो सबसे पहले मैं गिवन फंक्शन को लिख लेता हूं। आपको यहां पर फंक्शन दिया है fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। आपको प्रूव क्या करना है, आपको ये प्रूव करना है कि ये 1 1 फंक्शन है। तो बहुत आसान है 1 1 प्रूव करना। कैसे, आपको क्या करना है, यहां पर fx1 इक्वल टू fx2 को पुट कर देना इक्वल। तो सबसे पहले आपको यहां पर 2 एलिमेंट कंसीडर करने होंगे सेट ए के अंदर। तो यहां पर क्या करेंगे, 2 एलिमेंट को कंसीडर करेंगे किसके अंदर, सेट ए के अंदर। तो यहां पर मैं ले लेता हूं लेट x1 x2 बिलोंग्स टू सेट ए। अब यहां पर सेट ए की जगह क्या दे रहा है, ये सेट ए का काम कर रहा है, ये सेट बी का काम कर रहा है। तो सेट ए यहां पर क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं लेट x1 x2
बिलोंग्स टू दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये वाला, ठीक है। अब यहां पर जरा ध्यान देना, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, दो एलिमेंट तो आपने सेट ए के अंदर मान लिए, अब आप fx1 को fx2 के इक्वल पुट कर देंगे ना, fx1 इज इक्वल टू fx2, ये आपने यहां पर क्या किया, पुट किया, पुट fx1 इक्वल टू fx2। अब जरा ध्यान देना, fx आपके पास 2x प्लस 3 है, अगर मैं यहां पर x की जगह x1 पुट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 2x1 प्लस 3 बन जाएगा, तो इसका मतलब लेफ्ट में आएगा 2x1 प्लस 3, राइट में देखो, अगर मैं इसमें x की जगह x2 पुट कर दूं तो ये 2x2 प्लस 3 बन जाएगा, और यहां पर आप देख सकते हैं 3 से 3 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, बचा क्या आपके पास बचा 2x1 इज इक्वल टू 2x2, और यहां पर आप देख सकते हैं आपका 2 से 2 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल होने के बाद आपके पास बचा क्या, इसका मतलब आपके पास बचा x1 इक्वल टू x2, तो यहां से आपका सिंप्लीफाई बहुत ही आसानी के साथ प्रूफ हो गया है ना, तो x1 इक्वल टू क्या बचा, x2, और यही तो हमें प्रूफ करना था, तो x1 इज इक्वल टू x2, और इसी को हमें करना था प्रूफ। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है किसी भी फंक्शन को 1 1 प्रूफ करना, तो आप यहां पर लिख देंगे hence fx is a 1 1 फंक्शन। तो कितनी आसानी से आप किसी भी फंक्शन को 1 1 प्रूव कर सकते हैं, बस इतना काम आपको करना होगा, fx1 इक्वल टू fx2, और यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, जो बचेगा वो आपके पास x1 इक्वल टू x2। अगर, अब जरा ध्यान देना, अगर मान लो ऐसा करने के बाद x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आ जाता, आएगा, अभी आगे क्वेश्चन करेंगे, आएगा वहां पर, तो जब x1 नॉट इक्वल टू x2 होगा तो इसका मतलब फंक्शन कौन सा कहलाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, वो जो फंक्शन 1 1 नहीं है उसी को हम मैनी वन फंक्शन कहते हैं। तो अगर यहां पर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन कैसा है, मैनी वन फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर द फंक्शन। अब देखो इस फंक्शन को चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा इंजेक्टिव है या नहीं है, अब 1 1 की जगह यहां इंजेक्टिव लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है या नहीं है, और इसी टाइप के क्वेश्चन देखो ये AKTU 2020-21 में पूछा भी गया है ना, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या करेंगे, सबसे पहले आप गिवन फंक्शन को लिख लेंगे, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसके बाद आपको क्या करना है, अब देखो यहां पर सेट ए क्या है, सेट ए भी रियल नंबर है और सेट बी भी रियल नंबर है, तो आप सेट ए के अंदर कोई भी दो एलिमेंट कंसीडर कर लीजिए, तो लेट x1, x2 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर के सेट को बिलोंग करते हैं, यानी कि सेट ए के एलिमेंट है। नाउ पुट fx1 इज इक्वल टू fx2, तो चलिए fx1 इक्वल टू fx2 पुट करते हैं, तो यहां पर x की जगह पहले क्या रखेंगे, x1 रखेंगे, तो ये आएगा x1 स्क्वायर माइनस 1, अब यहां पर x की जगह x2 रखेंगे तो ये आएगा x2 स्क्वायर माइनस 1, और आपको यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1 से 1 हो गया कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, यहां पर बच जाता है x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, है ना, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, जल्दबाजी में, मुझे लगता है पता तो सभी को है, लेकिन जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, क्या गलती कर देते हैं कि स्क्वायर से स्क्वायर खत्म कर देंगे और यहां पर लिख देंगे x1 इक्वल टू x2, जो कि गलत होगा। यहां पर x1 इक्वल टू x2 कैसे पॉसिबल है, दिस इज नॉट पॉसिबल, देखिए क्यों, मैं आपको बताता हूं, आप यहां पर पावर से पावर को नहीं हटा सकते, देखो कैसे, मान लो मैंने यहां पर लिखा, मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा -2 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, इट इज ट्रू और फॉल्स, इट इज ट्रू और फॉल्स, इट इज ट्रू, क्यों, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 आएगा और 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, ये बात तो कंफर्म हो गई, -2 का स्क्वायर भी 4 है, 2 का स्क्वायर भी 4 है, लेकिन अब जरा ध्यान देना, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर है, मान लो x1 की वैल्यू -2 है और x2 की वैल्यू +2 है और दोनों का स्क्वायर क्या है, बराबर है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि -2 इज इक्वल टू +2, इट इज रॉन्ग। इसका मतलब x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि x1 इक्वल टू x2 होगा, बात समझ में आ गई। चलिए अब ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन अब इसको करेंगे कैसे, तो देखो इसको करने के लिए क्या करो, x2 को लेफ्ट में ले आओ, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू में 0, है ना,
और यहां से आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से इसके फैक्टर हो गए x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 इक्वल टू में 0। तो यहां से आपने देखा कि x1 ये x2 है, ये क्या है x2 है ना। चल x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2, तो यहां से जब आप पहले वाले फैक्टर को 0 के इक्वल रखोगे तो x1 इक्वल टू x2 आएगा और x1 इज इक्वल टू माइनस x2 भी तो आएगा, यानी कि x1 इक्वल टू x2 और x1 इक्वल टू माइनस x2, यानी कि यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि x1 हमेशा x2 के इक्वल होगा ही, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दोनों ही सिचुएशन यहां पर है। तो इसका मतलब यहां पर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 हम यही कहेंगे। बात समझ में आ रही, क्योंकि हम कंफर्म ही नहीं है कि इक्वल है या नहीं है, तो हम यहां पर क्या कहेंगे, हेंस fx इज, हमसे तो ये पूछा था कि ये 1 1 है या नहीं है, तो हम क्या कहेंगे fx इज नॉट अ 1 1 फंक्शन, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं। बोले बात समझ में आ गई। तो अब एक बात बताओ, अगर ये 1 1 फंक्शन नहीं है तो ये कौन सा फंक्शन है, ये मैनी वन फंक्शन है। लेकिन हमसे पूछा था कि बताइए, अच्छा इंजेक्टिव वर्ड का यूज कराता हो तो हम भी इंजेक्टिव ही लिखते हैं, है ना भाई, जो लिखा है क्वेश्चन में हम भी उसी का यूज करेंगे। तो fx इज नॉट इंजेक्टिव। अगर मान लो इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते थे, चेक वेदर द फंक्शन इज मैनी वन और नॉट। अगर ऐसा पूछते तो हम कहते हैं कि ये मैनी वन है। बात समझ में आ रही है, मैनी वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाउ चेक वेदर द फंक्शन इज 1 1 और नॉट। फिर से वही क्वेश्चन है, चेक करना है कि 1 1 है या नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो fx है, x³ प्लस 2। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले दो एलिमेंट को एज्यूम करेंगे हम। लेट x1, x2 बिलोंग्स टू द सेट। यहां पर सेट देखो, फिर अगेन रियल नंबर से रियल नंबर ही है, तो रियल नंबर के सेट को बिलोंग करते हैं। चलिए अब आगे देखिए। नाउ अब हम यहां पर क्या करेंगे, पुट fx1 इक्वल टू fx2। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, x की जगह x1 पुट करो तो x1 की पावर 3 प्लस 2 इज इक्वल टू, अब यहां पर x2 पुट करो तो x2 की पावर 3 प्लस 2, 2 से 2 गया कैंसिल, है ना। अब देखो हमारे पास बचा क्या, जरा ध्यान देना। यहां पर बच जाता है हमारे पास x1 की पावर 3 और x2 की पावर 3, x1 की पावर 3 और x2 की पावर 3। तो क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं कि x1 इक्वल टू x2? यस, यहां पर हम कह सकते हैं कि x1 इक्वल टू x2। अब हो सकता है कि अब यहां पर कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो कि सर ये कैसे इक्वल हो गया। तो देखो जब पावर इवन होती है ना तब नहीं कह सकते, अब ऑड में तो आप कह सकते हैं। देखो क्यों, देखो -2 की पावर 3 क्या 2 की पावर 3 के इक्वल होगा क्या? नहीं होगा ना। ये दोनों तभी इक्वल हो सकते हैं जब दोनों का साइन सेम हो। इधर क्यूब लिखना था। ये दोनों तभी इक्वल हो सकते हैं। देखो -2 की पावर 3 -8 आएगा, अगर आप यहां पर +2 लिख देंगे तो +2 की पावर 3 +8 आ जाएगा, दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो ये दोनों तभी इक्वल होंगे, यानी कि ये दोनों तभी इक्वल होंगे जब इनका बेस भी इक्वल होगा क्यूब करने पे। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2, लेकिन वहां नहीं कह सकते थे। बोलो बात समझ में आ गई। और जब x1 इक्वल टू x2 है तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो कैसा है, 1 1 है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं हेंस fx इज 1 1 फंक्शन। fx कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। तो हेंस fx is 1 1 फंक्शन। बोलो बात समझ में आ गई, fx कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैनी वन फंक्शन, समझ में आ गया होगा। जो 1 1 नहीं है वो मैनी वन है। जैसा हमारा यहां पर देखो, देखो ये क्वेश्चन हमारा क्या था, 1 1 नहीं था, मैनी वन था। क्या था, मैनी वन था, है ना। तो जो 1 1 नहीं है वो मैनी वन है। थोड़ा डेफिनेशन से देख लेते हैं। ए फंक्शन इज सेड टू बी मैनी वन इफ 2 और मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव सेम इमेज इन बी। यानी कि सेट ए के 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट की इमेज अगर सेम है सेट बी के अंदर तो उसको हम मैनी वन फंक्शन कहेंगे। जरा मैपिंग से समझ लेते हैं, पहले मैपिंग से समझ लेते हैं। यहां पर मैंने मान लीजिए एलिमेंट लिया 1 2 3 4, यहां पर ले लिया मैंने ए बी सी डी। अब जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए 1 की मैपिंग हुई ए के साथ,
2 की मैपिंग बी के साथ, 3 की मैपिंग भी बी के साथ और 4 की मैपिंग सी के साथ। तो आप देख सकते हैं यहां पर इस फंक्शन को ध्यान से देखिए, यहां पर 2 और 3 की इमेज सेम है, तो यही तो लिखा है, ए फंक्शन इज सेड टू बी मैनी वन इफ 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव सेम इमेज। तो यहां पर 2 एलिमेंट की इमेज क्या है, सेम है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन आपका मैनी वन फंक्शन है। और एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 ए बी सी। तो यहां पर 1 की मैपिंग ए के साथ हुई, 2 की मैपिंग भी ए के साथ हो गई, है ना, 3 बी के साथ और 4 सी के साथ। तो आप देख सकते हैं ये भी क्या है, मैनी वन फंक्शन है। और इससे पहले मैंने आपको काफी सारे मैपिंग डायग्राम बनवाए थे, है ना, एक बार उनमें चेक करते हैं कौन सा मैनी वन था। उस समय तो हमने ये चेक किया था ना कि कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। अब जो फंक्शन है क्या उनमें से कोई मैनी वन भी है, चेक करते हैं। देखो ये तो मैनी वन नहीं है, ये भी मैनी वन नहीं है, ये भी मैनी वन नहीं है, ये मैनी वन है। देखो ये फंक्शन तो है ही भाई, फंक्शन होगा तभी वो मैनी वन हो सकता है। तो ये मैनी वन है और ये भी मैनी वन है। देखो 3 की इमेज सेम है, तो दिस इज मैनी वन, दिस इज मैनी वन। तो अकॉर्डिंग टू मैपिंग आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी फंक्शन मैनी वन फंक्शन कब होता है। तो मैपिंग से आपको समझ में आ गया कि कोई भी फंक्शन मैनी वन कब होता है। और अगर एग्जाम में हमसे पूछ ले या क्वेश्चन हमसे जब पूछा जाएगा कि प्रूव करिए कि फंक्शन मैनी वन है, तो वो तो हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं। कैसे, हम fx1 को fx2 के इक्वल रखेंगे और अगर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आ गया तो हम कह देंगे फंक्शन कैसा है, मैनी वन फंक्शन है। बात समझ में आ गई। तो इन अदर वर्ड f फ्रॉम a टू b इज मैनी वन इफ इट इज नॉट 1 1। अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो वो मैनी वन होगा। तो अब इसके ऊपर अलग से मैं कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, डीपीपी मैंने आपको दिया है ना, और आपको समझ में आ गया होगा कि ये फंक्शन मैनी वन है। तो जहां पर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आ जाए वो फंक्शन क्या होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। देखिए 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि देखो अगर आपको 1 1 समझ में आ गया तो समझ लो आपको मैनी वन समझ में आ गया, क्योंकि जो 1 1 नहीं होगा वो मैनी वन होगा। और अगर आपको ऑन टू समझ में आ गया तो समझ लीजिए आपको इनटू समझ में आ गया, क्योंकि जो ऑन टू नहीं होगा वही तो इनटू होगा। तो चलिए इसको समझते हैं। A function from A to B is said to be onto function if every element of set B have pre-image in set A। बहुत ही आसान है। मतलब अब यहां पर हमें सेट B पर फोकस करना है, ये सेट A और ये सेट B। अब मैं यहां पर कुछ एलिमेंट ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने यहां पर लिया 1 2 3 4, यहां पर ले लिया A B C D। अब ये फंक्शन को देखो जरा ध्यान से देखो इस फंक्शन को। यहां पर मैं बात कर रहा था कि किसी भी फंक्शन को ऑन टू कब कहेंगे, हम किसी भी फंक्शन को ऑन टू तब कहेंगे अगर उस फंक्शन की प्री इमेज सेट ए के अंदर हो। जैसे मान लीजिए 1 ने रिलेट किया ए के साथ, 2 ने रिलेट किया बी के साथ, 3 ने रिलेट किया सी के साथ, डी ने रिलेट किया 4 के साथ। अब देखो कंडीशन देखो, क्या ये ऑन टू है। देखो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज प्री इमेज इन सेट ए, क्या सेट बी के अंदर कोई एलिमेंट ऐसा है जिसकी प्री इमेज इधर ना हो, कोई भी नहीं है, सबकी प्री इमेज है। इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू है। कहने का मतलब ये कि ऑन टू फंक्शन में सेट बी के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। अगर सबकी प्री इमेज है तो ये फंक्शन ऑन टू कहलाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, पता लग रहा है कि वो फंक्शन ही नहीं है। आप केवल यही नहीं देखना कि इनकी सबकी प्री इमेज है या नहीं है, आपको ये भी चेक करना है कि वो फंक्शन भी है या नहीं है। भाई पहले वो फंक्शन होगा तभी तो वो ऑन टू हो सकता है। तो यहां पर कोई एलिमेंट खाली नहीं बचेगा, सबकी प्री इमेज सेट ए के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अच्छा एक चीज और देखो, यहां पर ये जो मैंने यहां पर मैपिंग बनाई है ये ऑन टू भी है और ये 1 1 भी है। क्यों? क्योंकि देखो इन सबकी डिफरेंट इमेज उधर है, तो यानी कि ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो हम इसी को बाइजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रही? लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं ऑन टू की, इसकी बात कर रहे हैं ऑन टू की। अच्छा एक और मैं इधर बनाता हूं। मान लीजिए यहां पर मैंने बनाया, यहां पर मैंने एलिमेंट लिए 1 2 और 3, 1 2 और 3। चलिए 1 2 3, या यहां पर 4 एलिमेंट लेता हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इधर मैंने एलिमेंट लिए A B C। 1 ने A के साथ मैप किया, 2 की इमेज B, 3 की इमेज भी B और 4 की इमेज C। देखो फंक्शन तो ये है। क्या ये ऑन टू है? 100% ऑन टू है, क्योंकि इधर का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचा है, तो इट इज ऑल्सो ऑन टू। अच्छा देखो अब ये तो समझ में आ गया ऑन टू। ये ऑन टू के साथ साथ 1 भी है, 1 1 भी है, तो इसका मतलब हम इसको 1 1 ऑन टू कह सकते हैं, 1 1
ऑन टू, और ये ऑन टू के साथ साथ मैनी वन भी है, यानी कि मैं इसको मैनी वन ऑन टू कह सकता हूं, क्योंकि ये मैनी वन भी है और ऑन टू भी है। बात समझ में आ रही है? मैनी वन भी है, ऑन टू भी है, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं ऑन टू की। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्वेश्चन में कैसे प्रूव करेंगे, क्वेश्चन में कैसे प्रूव करेंगे कि जो गिवन फंक्शन है वो ऑन टू है। तो एक तरीका तो मैपिंग का है, दूसरा तरीका क्या है, तो देखिए अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये प्रूव करना है कि गिवन फंक्शन ऑन टू है, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। अब इसका मतलब समझिए क्या है, यानी कि अगर किसी फंक्शन की रेंज उसकी कोडोमेन के बराबर आ गई तो फंक्शन ऑन टू होगा। यानी कि आपको किसी भी फंक्शन को ऑन टू प्रूव करने के लिए करना क्या होगा, उस फंक्शन की आपको रेंज निकालनी पड़ेगी। अब रेंज कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, है ना। फंक्शन की क्या निकालेंगे आप, रेंज निकालेंगे, और अगर उस फंक्शन की रेंज कोडोमेन के बराबर आ गई तो आप कह देंगे कि फंक्शन ऑन टू है, और अगर नहीं आई तो आप कह देंगे फंक्शन इनटू है। अगर ऑन टू नहीं होगा तो इनटू होगा। तो यानी कि यहां पर हमें रेंज को निकालना पड़ेगा। रेंज निकालना बहुत आसान है, रेंज निकालना बहुत आसान है। तो मैं अभी सिखाऊंगा आपको कि रेंज कैसे निकालते हैं, मतलब हम सीखेंगे कि रेंज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। चलिए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल में रेंज निकाली कैसे जाती है। तो यहां पर पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया, सो दैट द फंक्शन, अब देखो यहां पर जो फंक्शन है उसकी डोमेन कितनी है। अब यहां पर डोमेन और कोडोमेन इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां पर इस फंक्शन की डोमेन है रियल नंबर और कोडोमेन है पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि कोडोमेन के अंदर पॉजिटिव रियल नंबर आ रहे हैं। अगर हमें करना क्या है, ये फंक्शन है, प्रूव करना कि ऑन टू है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, अगर हम ये प्रूव कर दें कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि ये फंक्शन ऑन टू है। अब जरा ध्यान से समझिए कैसे प्रूव कर रहे हैं। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये। सबसे पहले तो मैं यहां पर फंक्शन लिख लेता हूं। फंक्शन क्या है हमारे पास, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास गिवन फंक्शन। हमें कैलकुलेट करनी है इसकी रेंज। तो रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब यहां पर जरा ध्यान देना। एक्चुअल में हमारा फंक्शन जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है फंक्शन की, ये होती है y इक्वल टू एफ एक्स। तो ये तो सभी को मालूम है, फंक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज ए फंक्शन ऑफ x। तो यहां पर मैं एफ एक्स के प्लेस पे सबसे पहले क्या करूंगा, y को पुट करूं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मुझे इस फंक्शन की क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। देखिए रेंज का मतलब पहले समझिए आप, डोमेन का और रेंज का मतलब समझिए। देखिए यहां पर जो आप x की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि वैल्यू ऑफ x क्या कहलाएगी, डोमेन कहलाएगी। डोमेन देखिए ये हमारे पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन की डोमेन क्या है, ऑल वैल्यूज ऑफ x आर डोमेन एंड ऑल वैल्यूज ऑफ y आर रेंज। यानी कि x की जो भी वैल्यू आप यहां पर पुट कर सकते हैं वो डोमेन का पार्ट है, और x की वैल्यू पुट करने के बाद आपको जो y की वैल्यू मिलेगी वो रेंज मिलेगी। यानी कि x आपको डोमेन देगा, x आपको डोमेन देगा और y आपको रेंज देगा। यानी कि एक्चुअल में हमें यहां पर ये कैलकुलेट करना है कि y की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, यानी कि y की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन है। कैसे पता करेंगे, समझिए यहां पर देखिए, यानी कि हमें रेंज निकालने का मतलब है कि हमें यहां पर y की वैल्यू चेक करनी है कि y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मैं इसको एक्स स्क्वायर इक्वल टू y लिख देता हूं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से स्क्वायर हटाओ, उधर रूट लगाओ, तो x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y। एक्चुअल में देखिए आपने किया क्या, पहले क्या था, y इज ए फंक्शन ऑफ x, और अब क्या हो गया, x इज ए फंक्शन ऑफ y। यानी कि पहले y इन टर्म्स ऑफ x दिया था, अब आपने x को इन टर्म्स ऑफ y निकाल दिया। अब मेरी बात यहां पर जरा ध्यान से समझिए। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो आप y है, जो भी आप यहां पर y की वैल्यू पुट करेंगे वो इस फंक्शन के लिए रेंज हो जाएगी। तो आप मुझे बताओ यहां पर आप y क्या क्या पुट कर सकते हो, यहां पर y क्या क्या पुट कर सकते हो। क्या आप इसके अंदर, क्या यहां पर आप y के जगह पर -1 पुट कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अंडर रूट -1 इमेजिनरी नंबर होता है, हम यहां पर रियल नंबर की बात कर रहे हैं, हम यहां पर रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, हम यहां पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं पढ़ रहे। इसका मतलब y की जगह पर कोई भी निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, y की जगह पर कोई भी निगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। ये यहां से क्लियर हो गया। क्यों, क्योंकि y रूट के अंदर लिखा है। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट y बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव नंबर। y केवल कोई भी रियल पॉजिटिव नंबर हो सकता है। अगर y रियल पॉजिटिव होगा
अगर y रियल पॉजिटिव होगा तभी आपका x रियल नंबर को बिलोंग करेगा, नहीं तो x रियल होगा ही नहीं। अगर आपने यहां पर y को -1 रख दिया तो फिर तो x इमेजिनरी नंबर हो जाएगा ना, रियल नंबर कहां रहेगा वो। तो आपने देखा y बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन की जो रेंज है, इस फंक्शन की जो रेंज है वो पॉजिटिव रियल नंबर है। अब एक बात बताओ, इसकी कोडोमेन भी रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, और इसकी रेंज भी पॉजिटिव रियल नंबर है। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं, यहां से आप कह सकते हैं हेंस अब देखो यहां से आप क्या कह सकते हैं, हेंस डोमेन, हेंस रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू, या सीधे रेंज ऑफ फंक्शन लिखते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन जो हमें गिवन फंक्शन है, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। यानी कि रेंज और कोडोमेन क्या हो गई, इक्वल हो गई। और अगर किसी फंक्शन की रेंज और कोडोमेन इक्वल आ जाती है तो उसी फंक्शन को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। हेंस या रेंज और फंक्शन दोनों के आगे बराबर आगे, तो दिस इंप्लाइज fx इज एन ऑन टू फंक्शन। कैसा फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसको और भी कई तरीके से शो कर सकते हैं। इसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू पॉजिटिव नंबर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। मतलब आप सीधे इसको ऐसे भी लिख देना कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड हेंस fx इज एन ऑन टू फंक्शन, तो भी आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे। मैंने तो आपको बहुत डिटेल में करा दिया कि अगर किसी फंक्शन की रेंज उसके डोमेन के बराबर आ जाती है तो फंक्शन ऑन टू कहलाता है। तो मेरे ख्याल से यहां से आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा कि कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होता है। नाउ डिस्कस द सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। सर्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू, यानी कि आपको यहां पर ये डिस्कस करना है कि ये दो फंक्शन आपको दिए गए हैं, क्या ये दोनों फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट यहां पर देखो, फर्स्ट पार्ट में जो फंक्शन दिया है उसकी डोमेन भी रियल नंबर है, उसकी रेंज भी रियल नंबर है। सॉरी रेंज नहीं, कोडोमेन। डोमेन भी रियल है और कोडोमेन भी रियल है। अगर इस फंक्शन की रेंज रियल नंबर आ जाती है तो ये फंक्शन ऑन टू होगा, और अगर नहीं आती है तो ऑन टू नहीं होगा, बात खत्म। सेम चीज यहां पर है, इसकी भी डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर है। तो अगर इस फंक्शन की डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर आ गई तो फंक्शन ऑन टू है, नहीं तो नहीं है। चलिए प्रूव कर देते हैं। देखिए पहले मैं लेता हूं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में fx कितना दिया है, fx आपको दिया है x³ + 2, है ना, x³ + 2। आपको क्या करना है, fx की जगह पुट करना है y, तो ये आ जाएगा y = x³ + 2। उसके बाद क्या करना है, यहां से आपको x को कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ y। तो आप कैसे करेंगे, 2 को इधर भेज दीजिए, ये x³ आ जाएगा। अब x³ को लेफ्ट में लिखिए, y - 2 को राइट में लिखिए, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी x की वैल्यू यहां पर आएगी y - 2 की होल पावर 1/3। अब जरा ध्यान से समझिए इस बात को। देखिए यहां से हमारे पास x = आ गया y - 2 की पावर 1/3। अब आप मुझे ये बताएं, क्या यहां पर y की कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, है ना। क्या यहां पर y की कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट नहीं है। देखिए स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, क्यूब रूट के अंदर तो आ सकता है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर। भाई इसका मतलब तो यही हो गया कि y रियल नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर आप यहां पर पुट कर दो। और अगर y रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब y तो हमारी रेंज है ना। y क्या है, y की जो वैल्यू है वो रेंज है। इसका मतलब इस फंक्शन की रेंज क्या आ गई, रियल नंबर आ गई। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि रेंज ऑफ f इज इक्वल टू, शॉर्ट में लिख रहा हूं, कोडोमेन ऑफ, है ना। यानी कि यहां पर फंक्शन की डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या आ गई, बराबर आ गई। और जब रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर आ जाए तो समझ लीजिए फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपका ऑन टू फंक्शन, है ना। तो अब मैं यहां पर लिख सकता हूं हेंस fx
इज एन, अच्छा ऑन टू नई वर्ड यूज कर रहे हैं हम, सर्जेक्टिव यूज कर रहे हैं ना, एफ एक्स इज अ सर्जेक्टिव फंक्शन। कैसा फंक्शन है? सर्जेक्टिव फंक्शन है। सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू फंक्शन है। तो पहला पार्ट तो ऑन टू हो गया, सर्जेक्टिव हो गया। अब सेकंड पार्ट को चेक करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट में फंक्शन आपका, पहले तो फंक्शन लिख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखिए सिंपल क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन यहां से नहीं आते हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं यही क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहां पर एफ एक्स की जगह वाई पुट कर दीजिए तो रेंज आ जाएगी आपके पास। देखिए वाई हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि एक्चुअल में हमें रेंज निकालनी है। रेंज क्या है? वाई की वैल्यू। भाई जो एफ एक्स की वैल्यू होगी वाई की वैल्यू होगी, वही तो रेंज होगी। तो रेंज को निकालने के लिए हम पहले क्या करते हैं, एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई निकालते हैं। फिर हम यहाँ देखते हैं कि वाई में हम क्या क्या रख सकते हैं, वाई की जगह पर हम क्या क्या पुट कर सकते हैं। अगर y की जगह पर रियल नंबर पुट कर सकते हैं तो रेंज रियल नंबर हो जाएगी। y की जगह पर अगर हम पॉजिटिव रियल नंबर रख सकते हैं तो रेंज रियल पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगी। यहां पर आ जाते हैं। अब यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा y माइनस 2, वाई माइनस 2। और आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद ना, यहां पर अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू आ रही है अंडर रूट में y माइनस 2, वाई माइनस 2 रूट में आ रही है ना, यानी कि x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाई माइनस। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप यहां पर y की जगह कोई भी रियल नंबर रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर आप y की जगह आपने यहां पर अगर देखो, अगर आप y की जगह यहां पर 1 रखोगे, अगर 2 रखोगे तो 0 आएगा, चल जाएगा, है ना। अगर आपने यहां पर 1 रखा तो -1 आएगा इसके अंदर, आपने 0 रखा तो -2 आएगा, और अगर y को माइनस रखा तो भी -3 आएगा। इसका मतलब ये हुआ यहां पर आप y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रख सकते हैं। यानी कि यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या 2 से क्या है? बड़ा है। क्लियर है? अगर y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो दिस इंप्लाइज दैट y बिलोंग्स y नॉट बिलोंग्स टू, मतलब यहां पर देखिए, यहां पर पूरा जो हमारा डोमेन कोडोमेन थी वो रियल नंबर थी। क्या थी? कोडोमेन जो थी वो रियल नंबर है। लेकिन यहां पर y रियल नंबर नहीं है ना, मतलब रियल नंबर है तो रियल नंबर ही, लेकिन यहां पर पूरा सेट नहीं है रियल नंबर का। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब ये हुआ कि रेंज ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। फंक्शन की जो रेंज है वो कोडोमेन ऑफ f के बराबर नहीं है, और अगर रेंज और कोडोमेन ही इक्वल नहीं है तो फिर फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, है ना। तो आप यहां पर लिख सकते हैं हेंस फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। तो इसका मतलब फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन सर्जेक्टिव क्यों नहीं है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनटू फंक्शन। तो अब इनटू तो आपको समझ में आ गया होगा, जो ऑन टू नहीं है वो इनटू होगा। मतलब अगर सेट बी के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा बच गया जिसकी प्री इमेज सेट ए के अंदर नहीं है तो वो फंक्शन इनटू होगा। देखिए एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर 1 2 3 मैंने लिया, यहां पर A B C और D मैंने लिया। मैं एकदम सिंपल मैपिंग बना रहा हूं, बाकी आप क्रॉस करके भी बना सकते हैं। 1 का A के साथ रिलेशन है, 2 का B के साथ है, 3 का C के साथ है, D का, है ना। इधर D बच गया, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है? इनटू है, ये ऑन टू नहीं है ना, तो इसलिए इनटू हो गया है ना। और एक एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 A B C। अब मान लेते हैं 1 की इमेज, ये 2 की इमेज, है ना, और ये 3 की इमेज। एक मिनट और एलिमेंट लेना पड़ेगा। ये 3 की इमेज, ये देखिए। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए। अच्छा इसमें मैंने एक एलिमेंट छोड़ दिया। देखो 1 2 3 और यहां पर C, तो 3 की इमेज हो गई 2, 3 की इमेज हो गई 2, और यहां पर 4 है, 4 की इमेज हो गई C। अगेन क्या ये इनटू है? नहीं है।
लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक एलिमेंट और लिख दूं तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। तो ये भी इनटू है, ये भी इनटू है, क्योंकि दोनों ही ऑन टू नहीं। अच्छा एक चीज और देखो, ये फंक्शन इनटू है, क्या ये फंक्शन 1 1 है? हाँ ये 1 1 भी है। इसका मतलब क्या मैं इसको कह सकता हूं कि ये 1 1 इनटू है? तो ये 1 1 इनटू है। क्या है ये? 1 1 इनटू है। अच्छा इसको देखो, क्या ये फंक्शन इनटू है? क्या ये फंक्शन 1 1 है? नहीं है, ये मैनी 1 है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, मैनी 1 इनटू हो गया। तो देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन बताया था, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में यहां पर जी मैंने नीचे वाले 1 1 इनटू का मतलब है ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी है और इनटू भी है। तो यहां पर हमने बहुत सारे डायग्राम मैपिंग के बनाए हैं, उनमें से आप अपने आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी मैपिंग 1 1 इनटू को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी कि ऐसी मैपिंग जो 1 1 है और इनटू है उसको 1 1 इनटू की मैपिंग कहेंगे। मैनी 1 ऑन टू, ऐसा फंक्शन जो मैनी 1 है और ऑन टू है उसको मैनी 1 ऑन टू कहेंगे। मैनी 1 इनटू, ऐसा फंक्शन जो मैनी 1 भी है और इनटू भी है उसको मैनी 1 और इनटू कहेंगे। तो ये कोई अलग से कोई फंक्शन नहीं पढ़ने आपको, ये इन्हीं के बीच में आ गए अपने आप ही। चलिए तो यहां तक आपको इनटू तक आपको समझ में आ गया है ना, इनटू तक हमें समझ में आ गया। जो ऑन टू नहीं है वो इनटू है। तो अब इसके लिए अलग से क्वेश्चन नहीं करने आपको। जब आपसे ऑन टू पूछा गया, अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो आप क्या कह देंगे कि वो इनटू है। जैसे इसको देखो, हेंस फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, ये इनटू है। इस फंक्शन को इसको आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है कि सो दैट द फंक्शन इज एन इनटू फंक्शन। तो जब वो ऑन टू नहीं होगा तो इनटू ही कहलाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारा अब आ जाता है यहां पर 1 1 ऑन टू फंक्शन, यानी कि ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी है ऑन टू भी है उसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है, जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है जबकि उसके आगे 3 फंक्शन और भी लिखे थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके आगे हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, इनवर्स ऑफ फंक्शन। हम इनवर्स निकालना सीखेंगे फंक्शन का, है ना, फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है अगर वो फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है तो उस फंक्शन का आप इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों ने क्लास 12 में एक चैप्टर पढ़ा होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, तो वहां पर आपको पढ़ाया गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी फंक्शन होते हैं उनमें से कोई भी फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं होता। अब देखो अब यहां पर बात थोड़ा सा चेंज हो गई। अभी एक बात तो मैं ये बोल रहा हूं कि फंक्शन इनवर्स फंक्शन उसी का कैलकुलेट किया जा सकता है जो फंक्शन 1 1 ऑन टू हो, और हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट करते हैं जबकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं होता। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो देखो एक्चुअल में जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं तो वहां पर हम उनकी डोमेन को रेस्ट्रिक्टेड कर देते हैं, मतलब हम केवल उतनी ही डोमेन लेते हैं जितनी डोमेन में वो फंक्शन 1 1 ऑन टू हो, और तभी हम उसका इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। यानी कि पूरे किसी भी कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ले लें, उसके डोमेन का छोटे छोटे पार्ट कर लें, तो वहां पर फंक्शन 1 1 ऑन टू हो जाता है। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन 1 1 भी हो ऑन टू भी हो। तो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है कि 1 1 ऑन टू फंक्शन किसको कहते हैं, क्योंकि इसी फंक्शन का हम इनवर्स भी निकालेंगे। तो जो फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा उसी को हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहेंगे। ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज बाइजेक्टिव इफ इट इज 1 1 एंड ऑन टू। कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव तभी होगा जब वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। और किसी भी फंक्शन को 1 1 कब कह सकते हैं वो आपको मालूम है, fx1 को fx2 के बराबर रखो, अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। और किसी भी फंक्शन को ऑन टू कब कह सकते हैं, जब उस फंक्शन की रेंज और डोमेन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। या इसी बात को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? देखो, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, यानी कि इसका मतलब क्या है कि बी सेट के कोई भी एलिमेंट आप ले लो, y बिलोंग्स टू सेट बी सेट का कोई भी एलिमेंट आप ले लो, अगर बी सेट के सभी एलिमेंट के लिए सेट ए के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है, यानी कि सेट बी के सभी एलिमेंट की प्री इमेज अगर सेट ए में प्रेजेंट है, तो हम उसको क्या कहेंगे, ऑन टू कहेंगे। बोलो मेरी बात समझ में आ गई? क्या कहेंगे? ऑन टू कहेंगे। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका मतलब देखो ये लिखी रहती है लाइन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं क्वेश्चन से ही।
जो हमने अभी ऑन टू का क्वेश्चन किया था ना, देखो ये पहला वाला जो फंक्शन है हमारा ये ऑन टू है ना, ये क्या है, ऑन टू है। तो देखो हमने यहां पर क्या किया, x को निकाला इन टर्म्स ऑफ y। अगर आप यहां पर जो ओरिजिनल फंक्शन है आपका, अगर आप वहां पर x की जगह y माइनस टू की होल पावर 1/3 पुट कर दें तो क्या मिलेगा, देखो ये y है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 लिखा है। अगर मैं यहां पर x की जगह पर ये पुट कर दूं, y माइनस टू की होल पावर 1/3, तो आप देखेंगे कि आपको यहां से y ही मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा और 1/3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको y मिलेगा। क्या मिलेगा, y। यानी कि एंड में जाकर के आपको जो x मिलता है, अगर आप उसको ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर दें, ओरिजिनल फंक्शन में क्या कर दें, पुट कर दें, तो आपको y मिल जाएगा। आप यहां पर पुट करके देखो, यहां पर x क्यूब की जगह पर x की जगह पर ये पुट करके देखो, तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, y मिलेगा। ऐसा हमेशा होगा, ठीक है। तो उसी चीज को लिखा वहां पर सच दैट। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे अब इसकी मैपिंग तो आपको समझ में आई होगी। ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। चलिए एक बार और बना लेते हैं, देखिए मैपिंग को एक बार और बना लेते हैं। 1 2 3 4 ABCD। तो यहां पर देखो 1 1 के साथ मैप कर रहा है, 2 B के साथ कर रहा है, 3 C के साथ कर रहा है और 4 D के साथ। अब ये 1 1 है, क्यों, क्योंकि सेट A के जितने भी एलिमेंट है सबकी यूनिक इमेज है सेट B के अंदर। इसका मतलब ये मैपिंग कैसी है, ये 1 1 मैपिंग है। क्या ये ऑन टू मैपिंग भी है, देखो इसके अंदर कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज इधर ना हो, इसका मतलब ये ऑन टू भी है। तो कंफर्म हो गया कि ये जो मैपिंग है ये 1 1 ऑन टू फंक्शन की मैपिंग है। तो ये हमारा था 1 1 ऑन टू फंक्शन। अब इसके ऊपर बेस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर बेस क्वेश्चन सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। देखिए, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमें इन दोनों फंक्शन की इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी चेक करनी है, मतलब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन को लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। इसमें ऐसा भी पूछा जा सकता था कि चेक द बाइजेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, या चेक द इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, या ये पूछ सकते थे कि गिवन फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं। तो चलिए 1 बाय 1 चेक करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, हमसे पूछा है कि क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है या नहीं है ना, 1 1 ऑन टू है या नहीं। तो पहले 1 1 चेक करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, देखिए यहां पर सेट A क्या है, नेचुरल नंबर, सेट B भी क्या है, नेचुरल नंबर है। तो x1 x2 नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पुट fx1 इक्वल टू fx2, पुट fx1 इज इक्वल टू fx2, ये मैंने पुट कर दिया। अब यहां पर x की जगह x1 पुट करो तो कितना मिलेगा, x1 स्क्वायर, और x की जगह x2 पुट करो तो x2 स्क्वायर, है ना। तो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर है, तो इसका मतलब x1 इक्वल टू x2 होगा। x1 इक्वल टू क्या हो गया, x2 हो गया। और अगर x1 इक्वल टू x2 है तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। अब कुछ स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज हो गए होंगे। क्यों, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो मैं कह रहा था कि x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर है, तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 होगा, क्योंकि वो प्लस के इक्वल भी हो सकता है, माइनस के इक्वल भी हो सकता है। लेकिन यहां पर मैंने ऐसा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा, देखो ध्यान से देखो, इस फंक्शन की जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब x1 भी नेचुरल नंबर है, x2 भी नेचुरल नंबर है। तो पहले हम क्या कर रहे थे, पहले रियल नंबर था तो हम ऐसे लिख रहे थे, क्योंकि रियल नंबर तो 2 भी और -2 भी है, और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, -2 2 के इक्वल नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, अगर ये दोनों ही नंबर नेचुरल नंबर होंगे, अगर ये दोनों ही नंबर नेचुरल नंबर होंगे, तो इसका मतलब लेफ्ट में भी 2 होगा और राइट में भी 2 होगा। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दो, 2 इक्वल टू 2 होगा। तो देखो इससे कितना फर्क पड़ गया। अगर यहां पर r से r होता तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होता, और जब 1 1 नहीं होता तो सर्जेक्टिव भी नहीं होता। बात समझ में आ गई। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर किसी स्टूडेंट ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो उसका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। बात समझ में आ रही है।
तो आपको ये भी ध्यान देना है, क्योंकि यहां पर जो x1 x2 हमने कंसिडर किए हैं वो नेचुरल नंबर हैं, और नेचुरल नंबर के लिए x1 इक्वल टू x2 100% होगा। बात समझ में आ गई? तो अगर समझ में आ गई तो हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, 1 1 है। तो हम यहां से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हेंस fx इज 1 1 फंक्शन। भाई 1 1 तो हो गया, लेकिन बात 1 1 से काम नहीं चलेगा, अभी हमें इसको ऑन टू भी प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ऑन टू प्रूव करना है। तो चलिए ऑन टू भी प्रूव कर देते हैं, देखिए जरा कैसे प्रूफ होगा ऑन टू। तो अब हम करते हैं, अभी तो हमने 1 1 प्रूव किया है ना, अब हम करेंगे इसको ऑन टू प्रूफ। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, तो अगेन हम fx को लेंगे इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और fx की जगह रखेंगे y, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगेन एक्स स्क्वायर इक्वल टू y लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू y लिखने के बाद यहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट ऑफ y। अब जरा ध्यान दो, y क्या है, देखो y x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y। अब यहां पर जरा ध्यान देना, यहां पर जो y होगा, हमें देखिए हमारा जो ये x है, अब जरा ध्यान देना, जो x है वो भी नेचुरल नंबर है, जो y है वो भी नेचुरल नंबर है। क्या अगर मैं यहां पर जरा ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर y की जगह पर नेचुरल नंबर पुट करता हूं, देखो y की रेंज देखो जरा, अगर मैं y की जगह पर नेचुरल नंबर को पुट करता हूं, इसकी जगह पर y के प्लेस पर अगर मैं नेचुरल नंबर को पुट कर देता हूं, तो क्या मुझे नेचुरल नंबर ही मिलेगा? चेक करिए एक बार, तो चेक कर लिया। देखो अब यहां पर, हाँ मैं बात कर रहा था, क्या y, देखिए y क्या है, y नेचुरल नंबर है। क्यों? क्योंकि y को हमने सेट b से लिया, ये सेट b है, यानी कि हमें y की जगह पर नेचुरल नंबर रखना है, और x भी नेचुरल नंबर है, यानी कि y को नेचुरल रखना है, और y की जगह पर नेचुरल नंबर रखने के बाद हमें x की भी नेचुरल वैल्यू मिलनी चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है? देखते हैं जरा। अगर मैं यहां पर y की जगह 1 पुट करता हूं तो मुझे x की वैल्यू भी 1 मिलेगी, यानी कि y भी नेचुरल, x भी नेचुरल। लेकिन अगर मैं y की जगह 2 पुट कर दूं तो x मिलेगा 1.4 के आसपास, अंडर रूट 2। तो क्या 1.4 नेचुरल नंबर है? नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि सभी y के लिए x नहीं होगा, मतलब y के सभी नंबर के लिए x में इमेज, प्री इमेज नहीं होगी। देखो ऑन टू का मतलब क्या है कि सेट b के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनके लिए सेट a में एलिमेंट होना चाहिए, है ना। अब यहां पर आप जानते हैं कि जो सेट b है वो नेचुरल नंबर है, तो यानी कि आपको सेट b में से कोई नेचुरल नंबर लेना है, यहां पर पुट करना है, और आप यहां पर पुट करने के बाद x भी नेचुरल ही आना चाहिए। बात समझ में आ गई? या आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि यहां पर जो y होगा, यहां पर जो y होगा, और जरा ध्यान दीजिए यहां पर जो y होगा, क्या y नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा? क्या y नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, है ना, क्योंकि जो y की वैल्यू वो रेंज है, y की वैल्यू क्या है, रेंज है। लेकिन यहां पर आप y की जगह पर सारे नेचुरल नंबर नहीं रख सकते, आप केवल वही नेचुरल नंबर रख सकते हो जिसका परफेक्ट स्क्वायर आता है। इसका मतलब अगर मैं y की जगह 2 रख दूं तो उसकी कोई प्री इमेज सेट a में नहीं होगी, सेट a में नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि यहां पर जो रेंज है वो डोमेन के इक्वल नहीं है, यानी कि रेंज जो है फंक्शन की वो नॉट इक्वल है कोडोमेन के, इसके कोडोमेन के। मेरे ख्याल से अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल नहीं है, और जब आपस में इक्वल नहीं है तो इसका मतलब फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो गिवन फंक्शन इज नॉट एन ऑन टू, यानी कि ये फंक्शन इंजेक्टिव तो है, सर्जेक्टिव नहीं है। तो यहां पर इंजेक्टिव वर्ड ही मैं लिख देता हूं, तो fx इज इंजेक्टिव, ये इंजेक्टिव तो है लेकिन fx इज नॉट सर्जेक्टिव, है ना, fx इज नॉट सर्जेक्टिव। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि ये फंक्शन इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है।
पहला वाला पार्ट। अब सेकंड पार्ट आप अपने आप कर लेंगे। सेकंड पार्ट में क्या चेंज है, यहां पर इंटीजर आ गया, तो अब अगर ये इंटीजर आ गया तो इसका मतलब ये फंक्शन ना तो इंजेक्टिव होगा, इंजेक्टिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर जब इंटीजर आ जाएगा तो यहां पर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आएगा, है ना, क्योंकि इंटीजर में तो निगेटिव नंबर भी आ जाते हैं ना, तो ये इंजेक्टिव भी नहीं होगा और उसके बाद आप देखेंगे ये सर्जेक्टिव भी नहीं होगा, तो मतलब ये फंक्शन भी हमारा बाइजेक्टिव नहीं। तो ये फंक्शन आप अपने आप, ये वाला आप अपने आप ट्राई कर लेंगे, ठीक है ना, ट्राई योरसेल्फ। तो इसको अपने आप करें, सिंपल है, जैसे मैंने किया बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। तो ये फंक्शन भी आपके लिए क्या है, होमवर्क है, क्लियर है। आगे चलते हैं और एक और क्वेश्चन यहां पर करते हैं कि जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर हमारे पास फंक्शन है, सो दैट द फंक्शन, अब ये फंक्शन हमें दे रखा है, देखो ये इसकी क्या है, डोमेन है, और ये क्या है, इसकी कोडोमेन है। एक मिनट, तो यहां पर फंक्शन की आपको डोमेन और कोडोमेन तो पता चलिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन, ये फंक्शन हमें ये शो करना है कि ये फंक्शन बाइजेक्शन मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन है, मतलब ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। यहां पर फंक्शन की जो डोमेन है वो r-3। अब देखो इसका मतलब समझो क्या है, इसका मतलब ये है कि रियल नंबर में से हमें 3 को हटा देना है, रियल नंबर में से 3 को क्या करना है, हटा देना है ना। यानी कि इसके डोमेन में 3 नहीं आ रहा है और इसकी रेंज में 1 नहीं आ रहा है, रेंज में क्या नहीं आ रहा है, 1। यानी कि जो फंक्शन है आपके पास, इसकी डोमेन में 3 नहीं है और इसकी रेंज में 1 नहीं है। देखिए ऐसा क्यों किया गया मैं आपको बताता हूं। देखो इसके डोमेन से 3 को क्यों हटाया गया, क्योंकि अगर इसके डोमेन में 3 आ जाएगा तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर अगर आप 3 पुट कर देंगे 3 - 3 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए इन्होंने 3 को हटा दिया। अब 1 को क्यों हटाया, ये 1 को क्यों हटाया ये हमें पता चलेगा तब जब हम इसकी रेंज निकालेंगे, है ना। तो यहां पर अब जरा ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। तो हमें सबसे पहले यहां पर चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है और ऑन टू है या नहीं है। अगर ये 1 1 भी हुआ, ऑन टू भी हुआ, तभी ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना फंक्शन लिख लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी है। f(x) = x - 2 अपॉन x - 3, ये हमारे पास फंक्शन है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहला काम हमारा ये है कि इसको हम 1 1 प्रूव करें। क्या करें, इसको 1 1 प्रूव करें। तो 1 1 प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 1 प्रूव करने के लिए पहले हम सेट A के 2 एलिमेंट कंसीडर करते हैं, x1 एंड x2। तो लेट x1, x2 बिलोंग्स टू, ये x1 x2 किसको बिलोंग करेंगे, ये बिलोंग करेंगे r-3 को, r-3, है ना, इसको बिलोंग करेंगे। यानी कि सेट, ये हमारा सेट A का काम कर रहा है तो ये सेट A को बिलोंग करेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, पुट f(x1) = f(x2). तो यहां पर आप पुट कर देंगे, पुट f(x1) = f(x2). चलिए अब यहां पर x की जगह x1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x1 - 2 अपॉन x1 - 3 = टू, और यहां पर पुट करेंगे f(x2) x2 - 2 अपॉन में x2 - 3। अब इसको सिंप्लीफाई करो और देखो कि x1 = x2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए x1 - 2 का मल्टीप्लाई होगा x2 - 3 से, x1 - 2 का x2 - 3 से इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x1 - 3 का मल्टीप्लाई होगा x2 - 2 से। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। x1 का मल्टीप्लाई x1 में करेंगे, x2 में करेंगे तो x1 x2 आएगा, इधर करेंगे तो -3x1 आएगा, ये -2x2 आ जाएगा, और माइनस +2 3 6 हो जाएगा। इधर देखो x1 x2 आएगा, -2x1 आएगा, माइनस का 3x2 आएगा, और प्लस का आ जाएगा 6। अब इसमें देखो क्या क्या कैंसिल हो गया, देखो एक तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, x1 से x2 कैंसिल हो गया, जो बचा उसको लिख लेते हैं। चलिए अब यहां पर देखिए जो बचा हुआ पार्ट है उसको मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। देखिए क्या बचा, 3x1 - 2x2, माइनस का 3x1 माइनस का 2x2 इज इक्वल टू 2x1 माइनस का ही 3x2 भी बचा है। तो एक काम करते हैं, x1 को लेफ्ट में ले आते हैं। देखो -2x1 जब आप लेफ्ट में लाओगे तो ये माइनस का 3x1 है, तो माइनस का x1 बचेगा, और इसको जब आप उधर लेके जाओगे तो इधर माइनस का x2 बचेगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, और x1 = आ गया x2। इसका मतलब गिवन फंक्शन क्या है, 1 1 है।
हमें तो शो करना है बाइजेक्टिव। देखो सीधी सी बात है, यहाँ लिखा कि शो करो कि ये बाइजेक्टिव है, तो ये बात तो कंफर्म है कि ये फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो ये फंक्शन 1 1 तो हमारे पास आ चुका। अब हमें क्या करना है, अगेन दोबारा से कंसीडर करना है इसको। तो पहले तो मैं यहां लिख देता हूं fx इज इंजेक्टिव। fx क्या है, fx इज इंजेक्टिव यानी कि 1 1 है। तो यहां से ये बात तो क्लियर होगी कि फंक्शन इंजेक्टिव है। अब देखते हैं, अब दोबारा से हम क्या करते हैं, अगेन दोबारा से हम fx को कंसीडर करते हैं। fx कितना था, x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3। अब हमें देखना है कि ऑन टू है या नहीं है, यानी कि सर्जेक्टिव है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, fx की जगह पहले y पुट करते हैं। तो y इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। उसके बाद क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखो, इसके बाद हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे x को इन टर्म्स ऑफ y। कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो y इंटू x माइनस 3, मैंने x माइनस 3 को y में मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू x माइनस 2। अब ये आ गया आपके पास xy माइनस में 3y, xy माइनस में 3y इज इक्वल टू x माइनस 2। x वाला एक तरफ कर लेते हैं, y को एक तरफ कर लेते हैं। तो x को मैं लेफ्ट में कर लेता हूं, xy माइनस x इज इक्वल टू 3y माइनस 2, 3y माइनस 2। यहां से x कॉमन आएगा तो बचेगा y माइनस 1, y माइनस 1 और ये आ गया 3y माइनस 2। यहां से अगर मैं x को निकालूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 3y माइनस 2, 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1। अब मुझे बताओ कि यहां पर y की क्या वैल्यू आप पुट कर सकते हो। यहां पर आप y की जगह कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, बस आपको 1 नहीं रखना। क्या नहीं रखना, 1, क्योंकि 1 रखने पे इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए यहां पर y की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, तो आप कहेंगे सर यहां पर y की ऑल रियल नंबर, यहां पर y की जगह हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, बस हमें 1 को नहीं रखना। इसका मतलब मैं आपसे पूछूं कि इसकी रेंज कितनी है, तो इसकी रेंज देखिए कितनी है, जरा ध्यान दीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि इस फंक्शन की जो रेंज है, इस फंक्शन की रेंज है रियल नंबर, बस उसमें से 1 को हटा दो। और इसकी डोमेन कितनी है, इसकी डोमेन भी तो उतनी है। तो अब देखो आप, डोमेन और रेंज बराबर है, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू है। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए रेंज कितनी आ रही है, r माइनस 1, यानी कि इसकी रेंज में से केवल 1 को हटा दो, बाकी कोई भी रियल नंबर आ सकता है। इसकी डोमेन भी वही है। तो हम यहां से कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब यह हुआ, तो दिस इंप्लाइज दैट रेंज f फंक्शन की जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल है। कोडोमेन आएगा यहां पर, डोमेन नहीं, कोडोमेन ऑफ f, यानी कि रेंज कोडोमेन के क्या है, इक्वल है। और जब रेंज कोडोमेन के इक्वल आ जाती है तो हम कहते हैं कि फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है ना। तो हेंस fx इज ऑन टू, या फिर कह सकते हैं fx इज सर्जेक्टिव। कैसा फंक्शन है, सर्जेक्टिव है। अब एक बात बताओ, fx इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव भी है ना। तो आप यहां पर लिखेंगे सिंस fx इज इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव, है ना। ये इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव भी है। और इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट, अब ये अगर इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव भी है, तो हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट fx इज बाइजेक्टिव। कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि ये बाइजेक्टिव है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आपको कुछ नहीं करना होगा, डोमेन और कोडोमेन पे ध्यान देना, फंक्शन पे ध्यान देना। पहले तो उसको 1 1 प्रूव करना, 1 1 में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आप ऑन टू प्रूव करेंगे तो आप x को y के टर्म्स में कैलकुलेट कर लेना, और उसके बाद देखना यहाँ पर कि y की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बस 1 नहीं कर सकते। इसका मतलब इसकी रेंज r माइनस 1 हो गई, और अगर रेंज r माइनस 1 है तो डोमेन कोडोमेन भी r माइनस 1 है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। दिस इज द फंक्शन ऑन टू। तो यहां से हमने जो हमारे पास
पहला टॉपिक था यूनिट नंबर 2 का फंक्शन का पहला टॉपिक, यानी कि पहले तो हमने पढ़ा फंक्शन क्या होता है और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, ये हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ेंगे उसके लिए आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज के लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करें तो आपको नेक्स्ट लेक्चर भी समझ में आएगा। तो फंक्शन हमारा 3 ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, एक लेक्चर हमारा हो गया, फंक्शन के 2 लेक्चर और आएंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बुलियन अलजेब्रा। तो बहुत बड़ी यूनिट नहीं है, छोटी यूनिट है, आसान यूनिट है, बस आप सीक्वेंस से पढ़ते जाएं, सब कुछ आपको समझ में आते जाएगा। तो यहां पर कुछ क्वेश्चन मैंने डीपीपी में दिए हैं, सिंपल क्वेश्चन है, इनको एक बार करके देखें, आसानी से हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे हो जाते हैं तो समझ लीजिए आपको ये टॉपिक आपका अच्छे से तैयार हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच।